नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनावों को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना समीकरण साधने में लगे हैं। इन्हीं सब के बीच आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पर ना शिक्षा का है यानी कि स्कूल है, ना चिकित्सा है, ना ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस गांव में है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ वोटर जब वोट डालने जाता है तो वो इन्हीं नाव से जाता है। इसके साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि यूपी का ये गांव कहीं दूर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। ऐसे में चलते हैं सीधे ग्रामवासियों के बीच और जानते हैं यूपी चुनाव को लेकर और गांव की समस्याओं को लेकर क्या है ग्रामवासियों की राय। मेरे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में वो किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गांव के हालात बेहद बदतर हैं। जो कहा जाता है कि बद से बदतर स्थिति में गांव के हालात हैं और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि ये जो विधानसभा है ये बिल्कुल देश की राजधानी जो दिल्ली है उससे सटी हुई है और उससे सटे होने के बावजूद इस गांव के हालात जो इस कदर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सीधा चलते हैं इनके पास और इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। ये इस बार किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि गांव के लोग बहुत परेशान हैं, आरोप बहुत हैं प्रत्याशियों को लेकर। और ऐसे में क्या वाकई यहाँ का जो मतदाता है, इस गांव का जो मतदाता है, वो अब की बार वोट की चोट करेगा या फिर वो इस बार नोटा का बटन दबाने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और जो ग्राम प्रधान हैं वो मेरे साथ खुद मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार गांव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसके पीछे कौन जिम्मेदार रहा है। क्या सरकार जिम्मेदार रही या प्रशासन जिम्मेदार रहा या फिर यहाँ का नागरिक खुद उसका जिम्मेदार है कि आखिरकार वो अपना विकास नहीं कर सका। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उनके वो जो दावे हैं वो यहाँ गांव तक पहुँचते पहुँचते उनकी जो योजनाएं हैं मुझे लगता है कि वो दम तोड़ देती हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है, सीधा चलते हैं और ग्राम प्रधान से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह है। आपका गांव जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं स्थिति बहुत बेकार है। ये गांव के हालात आखिरकार ऐसे मतलब इसका जिम्मेदार कौन और ये गांव के हालात इस कदर कैसे हैं? ऐसा जी, ये हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ग्राम दलेलपुर है, जिसकी पंचायत में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसी दिन से भागदौड़ भी कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी आ रहा है, ना कोई सपोर्ट किसी तरह की मिल रही है हमें, ना ही आने जाने के रास्ते हैं हमारे। हम हर तरह परेशान हैं। हमारे यहाँ एक ईंट भी आज तक सरकारी नहीं है। 10 तारीख को मतदान होना है, एक भी प्रत्याशी आप वोट मांगने तक नहीं आए, ये बात समझ में नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया जी, अब आने शुरू हुए हैं। एक आध प्रत्याशी हमारे यहाँ पर आए हैं, बाकी प्रत्याशी आते हैं या प्रत्याशी के सपोर्टर आते हैं? प्रत्याशी के सपोर्टर। प्रत्याशी कुल मिलाकर आते ही नहीं है। प्रत्याशी कोई नहीं आता यहाँ, ना ही कोई पूछताछ है किसी की। हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है अब जिसे हम किसी के सामने रख दें, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जब प्रत्याशी ही नहीं आता, आप बतौर गांव के प्रधान हैं और आपकी जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर एक मैंने आंकड़ा जोड़ा तो उसमें 200 से 250 परिवार के आसपास इस गांव में हैं। ये लोग सिर्फ क्या मतदाता जो वोट बैंक का शब्द बना है वो क्या आप जो गांव ग्रामीण वासी हैं वो सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई? वो ऐसा जी,
अब देखो ये हमारा फर्ज है वोट डालने का। हम जब भी वोट डालेंगे अपनी मर्जी से डालेंगे, पता नहीं किसके लिए वोट डाल दें। हम वोट जरूर डालेंगे हम। इस प्रत्याशी को डालने वाले हैं ये नहीं पता है। और अच्छा ये बता दीजिए कि आपके सभी दलों के प्रत्याशी को क्या इतना कुछ, क्योंकि प्रत्याशी आते नहीं तो अमूमन तौर पर लोगों को नहीं पता होता है, और मुझे लगता है शायद आपको भी नहीं पता होगा, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपको ये पता है कि आपकी विधानसभा से कौन कौन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं? नहीं जी, किसी का कोई पता नहीं। तो ये ग्राम प्रधान थे और आपने देखा कि जब प्रत्याशी ही नहीं आता तो आखिरकार वाकई उस प्रत्याशी के बारे में जानकर भी क्या फ़ायदा है। बहरहाल चलते हैं दूसरे ग्रामवासी के पास और उनसे बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम है ये। किसको वोट देने वाले हैं? देखिए ये तो वक्त बताएगा, जब हमारे पास कोई आता ही नहीं है हम वोट दें किसे। जी सन 82 से हमारा गांव जो है दलेलपुर जो है यूपी में गया हुआ है, और 82 से आज तक जो है हमारे गांव के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आज तक। ना कोई स्कूल है, ना कोई किसी चीज़ की व्यवस्था है, ना बिजली है, ना पानी की, जब किसी चीज़ का है ही कुछ नहीं। और हमने प्रतिशाली की हमने शिकल तक नहीं देखी भी है कि कौन खड़े हैं, किसको वोट दें, कोई आया ही नहीं कोई भी। आप बुजुर्ग हैं और इस गांव को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं समझता हूं। ये बताइए जब आप दिल्ली की तरफ जाने को होते हैं या नोएडा की तरफ, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिला आपके गांव का पड़ता है, दादरी विधानसभा है और 10 तारीख को मतदान है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को जब आपको जाना होता है तो आखिरकार इस गांव में मुझे तो उस तरीके की सुविधाएं नज़र नहीं आई। कैसे जाते हैं? बस यहाँ से जो है वो अपनी सवारी से जाना पड़ेगा। जैसे वोट डालने जाएंगे ना, अपनी सवारी से जाना पड़ेगा कम से कम भी। और जिन लोगों के पास सवारी ना हो वो जाएगी नहीं, वो किस चीज़ से जाएगा? जब जमुना में कोई किश्ती का साधन नहीं, कोई आने जाने का साधन नहीं, वो जाएगा कहाँ से? ठीक है, मतलब वोट वही डाल सकता है जिसके पास अपना साधन है, तब तो वोटिंग सेंटर पे जा सकते हैं। अगर अपना साधन नहीं है ऐसे में वो व्यक्ति वोट नहीं डाल पाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। देश का युवा बहुत उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत निर्णायक फैसला रखता है और उत्तर प्रदेश की सत्ता बनाने का पूरा हक आज के युवाओं के हाथ में है। और ऐसे में युवा वर्ग क्या चाहता है, क्या सोचता है और क्या करेगा विधानसभा चुनाव 2022 के दरमियान, सीधे युवाओं से बात करते हैं कि क्या वाकई इस बार सत्ता बदल जाएगी या सत्ता वही रहेगी और गांव के विकास के मुद्दे उठाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अखिल चपराना। अखिल। अखिल पढ़ते हो? हाँ जी पढ़े हैं। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। वोट है? वोट है। ये बताओ कि इस बार किसको, मतलब वोट किसको करने वाले हो, कुछ सोच रखा है? हाँ जी। बताओ बताओ बताओ। अरे ये आपका अपना मत है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हाँ जी कुछ ना सोच रखा। सोचा ही नहीं है तो वोट नहीं करोगे? पता नहीं। वोट करेंगे। वोट तो बताइए। हाँ जी, आप किसको वोट देंगे? अभी तो कुछ नहीं पता, ये वक्त बताएगा ये। मतलब उत्तर प्रदेश में एक प्रथा चली जाती थी, कहा जाता था कि जब वो समय बीत गया, आज का जो वोटर है वो बहुत खुल के बात करता है और आज के समय में कोई दबता नहीं है और खुल के बात करता है कि हम फला पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके गांव की जो स्थिति है ऐसे में आप लोग बताने में शायद संकोच कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपना मत है और अपने मत को खुलकर बताना चाहिए, वो आपकी अपनी मंशा है। बहरहाल गांव पे आते हैं, ये बताइए कि गांव की स्थिति, युवा हैं, कब से इस गांव में, क्या बचपन से यहीं से रह रहे हैं या कैसे? यहीं से रह रहे हैं बचपन से। गांव की स्थिति के बारे में बताइए। गांव में कोई कार्य नहीं है, कुछ नहीं है। डीएम साहब को भी सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं हम, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, कोई विकास नहीं है। ठीक है। विकास में जिस तरीके की आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्या क्या सुविधाएं आप चाहते हैं और क्या सुविधाएं नहीं हैं? बिजली है, स्कूल है, अस्पताल है, पंचायत भवन है। बिजली भी नहीं है? नहीं, बिजली भी नहीं है। तो कैसे गुजारा चल जाता है? अल्टरनेटर हैं अपने, उनसे इन्वर्टर चार्ज कर लेते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि वोट बैंक को लेकर, अगर वोट डालने जाना हो तो बताया उन्होंने कि अपना साधन हो तो ही वोट डल पाता है। क्या जिसके पास अपना साधन नहीं वो किसी तरीके से आना जाना नहीं हो पाता? कोई नाव के थ्रू कर सकता है, लेकिन परे सवारी मिले तब हो सकता है वो। मतलब नहीं, नाव का ये वाला कुछ समझ में नहीं आया। क्या आज के समय में भी यहाँ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला आपका है, दिल्ली से सटा हुआ है, आप लोग क्या नाव की सवारी कर रहे हैं?
नाव ये सर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ से नज़दीक। जाएगा तो कोई 50 किलोमीटर घूम के जाएंगे अपनी सवारी से। अब अपनी सवारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब उसके अलावा ना हो। हाँ जी, उसके अलावा नाव है बस। स्थिति देख लीजिए, दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है, ये क्षेत्र है दलेलपुर गांव, और देश की राजधानी अपने आप में एक अहम राज्य है जिसको राजधानी का दर्जा दिया गया है, और उसके आसपास के सटे इलाके एनसीआर का जो इलाका है वो विकसित माना जाता है। कहा जाता है कि एनसीआर का इलाका डेवलप हो चुका है। लेकिन स्थिति आपने देखी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, आज भी मजबूरन नाव पर सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। अगर जिसके पास अपना साधन है वो साधन के जरिए निकल जाता है, ऐसे में जिसके पास साधन नहीं है वो नाव के जरिए जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। सर क्या नाम है? गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, ये बताइए, वोट की चोट करने वाले हैं? वोट की चोट क्या करें जी, कोई प्रत्याशी तो आता नहीं है। इलेक्शन के टाइम चल रहा है, अब तक भी हमारे पास कोई प्रत्याशी आके उसने ये नहीं कहा कि हमें वोट देना और किस लिए देना। तो कहाँ वोट करने, तो वो तो कोई सोच आती है। हाँ वोट करनी है, जब हम वोट नहीं करने जाएंगे तो हमारा एक ही मत है, वो भी हमारा मतलब वो उस पर भी हम कल को ये नहीं है कि कभी हमें एनआरसी जैसे कानून आया था उसमें पता चले ये गांव भी हमारा बाहर हो जाए कि हमारा गांव ही नहीं है, यूपी में क्या देश में ही नहीं है, इस मारे हम वोट करते हैं। आपने कहा कि प्रत्याशी गांव में नहीं आए, क्या आप जानते हैं कि आपके प्रत्याशी खड़े कौन कौन हैं? नहीं सर। वैसे वोट कैसे देंगे? वोट देखेंगे, हम जिस तरफ रुझान होता है इलेक्शन का हम उसी तरफ ही वोट करते हैं पूरे गांव के लोग। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो सहमति, मतलब जिसकी मतलब ये होता है, जैसे पीछे बीजेपी आने वाली थी तो सब लोगों ने उसी को, अब आगे जिसका जोर होगा, जिस कैंडिडेट का वो होता है उसी को वोट करते हैं। मतलब गांव, हमारा कोई ना कोई भविष्य आगे हमारा सुधर सके इसलिए। तो आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रखा? यही आगे हमारा तो है, लेकिन आगे बच्चों का भविष्य अभी आपका एक आकलन कहता होगा। नहीं, ये आगे बच्चों को पढ़ा लिखा के जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है, वही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बने। चलो हमारे तो जैसा था निकला है यही। क्या नाम है? उधम चपराना। उधम जी, युवा हैं और अब की बार किसको वोट करने वाले हैं? क्योंकि गांव वाला तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है। क्या वोट ही नहीं डालने जाएंगे क्या? ना जी, वोट डालने जरूर जाएंगे। किसको डाल रहे हैं? किसी की सरकार तो जिस तरफ पूरे गांव के वोट डालेंगे उसी तरफ डालेंगे वोट भी। तो ये कैसे पता लगेगा कि गांव के लोग किस तरफ जा रहे हैं? जहां पर जोर होगा। नहीं, जोर वाली बात ये समझ से थोड़ी बाहर है। मुझे समझाइए कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। चलिए छोड़िए, वोट किसको देंगे वो सब छोड़िए, ये बताइए सरकार इस बार किसकी बनती हुई नजर आ रही? ये तो परिणाम ही बताएगा। ये परिणाम बताएगा। हाँ जी। आप नहीं बताएंगे? आपका मतलब खुद का एक आंकलन नहीं है, खुद का कैलकुलेशन नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार कौन सी पार्टी बनाने जा रही है? क्या इस गांव में आज भी दबंगों का जोर है, या किस तरीके की, क्या किसी बात की कोई दिक्कत है जो यहाँ का वोटर बताने से कुछ हिचकिचाता है? ना जी, ऐसा कुछ ना हो। ऐसा ना है। हाँ जी। बहरहाल आपने देखा कि तमाम लोगों से बात हुई है, तमाम तरीके की समस्याएं बताई हैं और कहा है कि वोट की चोट तो 10 तारीख को ही करेंगे, लेकिन किसको करेंगे वो तो आने वाली 10 मार्च तय करेगी। फिलहाल ना हम बताएंगे, ना गांव का कोई स्थानीय निवासी बताएगा। चलते हैं आगे, हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दलेलपुर गांव है, यहाँ पर बहुत स्थिति जो किसी गांव की नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुकाबले पिछड़ा हुआ राज्य है, और ऐसे में इस बात को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप दिल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़कर आइए और आपको गौतम बुद्ध नगर जिले में दलेलपुर गांव की वो तस्वीर नज़र आ जाएगी और पता लग जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। चलिए सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत भाटी है। मैं गांव मकोड़ा का रहने वाला हूं। और 1994 में जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ कि ये गांव उत्तर प्रदेश की सीमा में है। नहीं, उससे पहले ये गांव कहाँ हुआ करता था? ये गांव जो बुलंदशहर जिले में हुआ करता था। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में था? नहीं, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में था, जिला बुलंदशहर लगता था। पहले जिला बुलंदशहर था। शहर था। और इस गांव का सबसे पहला थाना कासने में बना था, जिसका SHO जी कुमार हुआ करता था। जी कुमार को हम यहाँ लेके आए कि ये गांव हमारे यहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में, तो वो नाव से आया। लेकिन नाव की तो आपने कहा कि ये जो गांव का दलेलपुर गांव बना वो
आपने उसकी अगुवाई करी, आपने बताया कि ये गांव उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि गांव की स्थिति तो तब भी वही थी और आज भी वही थी, क्या उसके आगे आपने कभी कोई ठोस कार्रवाई? अब तो बहुत विकास हुआ, उससे पहले तो रास्ते नहीं थे और हम कैसे कैसे रास्ते में आए ये हमें ही पता, लेकिन अब तो बहुत अच्छा रास्ता है और हमें आने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो सैकड़ों जगह पूछ के आए यहाँ, लेकिन अब कहीं कोई पूछना नहीं पड़ा। वो बहुत अच्छा गाँव है। इस गांव को लेकर एक समस्या है कि प्रत्याशी यहाँ नजर नहीं आता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी खड़ा ही क्यों हो रहा है जब अपने मतदाताओं का उसको ख्याल नहीं है कि उसका मतदाता किस तरफ जाएगा? तो ऐसे में उस मतदाता के बारे में आखिरकार, उस प्रत्याशी के बारे में आखिरकार मतदाता क्यों सोचे? इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये प्रत्याशी तो आना चाहिए, लेकिन हम भी प्रत्याशी के सपोर्टर हैं और हम हर चुनाव में यहाँ आते हैं। कोई चुनाव आज तक ऐसा नहीं हुआ 94 से जिसमें मैं यहाँ नहीं आया। तो जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पर अगर गांव में, इस गांव की जो स्थिति है ना, इस गांव में मैं आपको अब बता देता हूँ, फिर से प्रधान जी के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझा देता हूँ। दलेलपुर गांव दरअसल उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ग्राम पंचायत वाला गांव है, दिल्ली से सटा हुआ है और जो जिला लगता है गौतम बुद्ध नगर है और गांव की स्थिति बद से बदतर है। ना गांव में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ना गांव में कोई स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, ना बिजली घर है और ना ही कोई पोस्ट ऑफिस है। ऐसे में अगर इन लोगों को दिल्ली की ओर जाना होता है, गाजियाबाद की ओर जाना होता है, तो दो ही साधन होते हैं। पहली चीज़, या तो जिसके पास अपना साधन है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके इस तरफ जा सकता है, नहीं तो इनके पास दूसरा साधन है कि ये आज भी गांव से जब एक यमुना जा रही है, यमुना के सहारे नाव पर बैठते हैं और उस यमुना को पार करके फिर वहाँ से अपने जाने वाले स्थान के लिए जाते हैं। प्रधान जी, क्या कभी आपने गांव को लेकर, गांव की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? कराया जी, कई बार जा चुके, कई बार कह चुके, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है हमारे गांव की किसी भी तरह की। देखो, चुनाव में वोट डालने भी हम इसलिए जाते हैं कि हमारा फर्ज है, अरे हमारे यहाँ ना कोई पूछता, ना कोई आता ना जाता। हाँ जी, कोई सुविधा नहीं। गांव कब बना था? गांव तो बहुत पुराना बसा हुआ है जी, बहुत पुरानी बसावट है। गांव की जो स्थिति है, आखिरकार आज के भी टाइम में ना बिजली है, ना पानी है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, मतलब जो भी बात की जाए, जितनी भी बात की जाए वो कम है। हाँ, है ही नहीं कुछ भी, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनवाड़ी, खरंजा वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ का मतदाता बदला नहीं ले सकता? जो सरकार बनाने का हकदार है, चुनाव आ गए सर पर, क्या उसका अब ये आपने सोच नहीं रखा कि या कैसे, क्या क्या कैलकुलेशन बैठा रखी है? सारा कुछ कर सकता है जी, ठीक है, सारा कुछ कर सकता है, अब आप कर नहीं रहे। ठीक है। हाँ, तो आप गांव के प्रधान हैं, आपकी अगुवाई में लोग जाएंगे, तो आप ही बता दीजिए कि किस तरफ जा रहे हैं। बता रहे हैं जी, हम बता रहे हैं और भी आप जैसे इनसे कोशिश कर रहे हैं, हम खुद भी आ रहे जा रहे हैं, बाकी हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी कुछ भी। सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? सरकार देखो जी, इस बात नहीं बताएंगे हम अभी। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हम आपसे पूछेंगे भी नहीं क्योंकि आपका अपना मत है। बस ये बता दीजिए कि रुझान के, देखिए ये वोट देना एक अलग विषय है और ये बता देना, क्योंकि जो जनता के बीच में आप घूमते हैं, आप गांव के प्रधान हैं, किसका क्या लगता क्या है कि सरकार बनेगी किसकी? एक आकलन मोटा मोटी समझा दीजिए। इस बात है खुल के नहीं कह सकते जी, वोट देंगे उसे ही जिसकी सरकार हमको बनती दिखाई देगी। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं बता सकते हम। गांव के विकास का एजेंडा इस बार लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे जी। प्रत्याशी तो गांव में आता नहीं, जब उनके सपोर्टर आते हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते? उनको भी घेर लीजिए एक बार। बाद में रिक्वेस्ट करके तो देख ही लेंगे। नहीं, रिक्वेस्ट से काम नहीं चलता है आज के इस टाइम में। आज के टाइम में अगर प्रत्याशी आता है तो उसको पिछले पंचवर्षीय क्या उसका आंकड़ा पूछिए, आप गांव के प्रधान हैं, और उससे बोलिए कि आखिरकार जीतेगा तो गांव का क्या करेगा। क्या ये आपने अपने मन में ठान रखी है? नहीं ठान रखी है जी, पर पूछे किससे जब हमारे पास ही नहीं आएगा कोई, पूछे किससे। ये दलेलपुर गांव के प्रधान थे, इनका कहना है कि आखिरकार पूछना भी तो चलो पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा तो तब जाए ना जब कोई गांव में इस तरफ मुंह करता हो। इस तरफ तो प्रत्याशी चुनाव में भले ही खड़ा हो, लेकिन जब यहाँ पर कोई आता ही नहीं तो आखिरकार पूछा किससे जाए। बहरहाल
मोदी जी के मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर मोदी जी के तमाम जो दावे हैं उनकी बात की जाए, वो कहीं ना कहीं इस गांव के लिए बहुत ही दुखदाई हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दावे पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं। गांव का वासी, ग्रामवासी आज भी बिजली के लिए तरस रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो बहुत दूर की बात है, बाकी बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, पोस्ट ऑफिस, बिजली घर इस गांव में कुछ भी नहीं है। और गांव के लोग आज भी आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा होने के बाद, 72 साल से ज़्यादा होने के बाद फिर भी नाव का सफ़र तय करके, यमुना पार करके और दूसरे राज्य की तरफ अपना रुख कर पाते हैं। गौतम बुद्ध नगर से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।